आई, मबो, मम्मी, ताई, माँ, माई, मोजी, माझी आवे, मॉम। इस मदर्स डे अपने पहले सुपर टीचर की शान बढ़ाओ और सरकारी नौकरी घर लाओ। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है एक अमेजिंग ऑफर जहां आपको मिल रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इस 13, 14 और 15 मई को। इतना ही नहीं, अब आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन सुपर कोचिंग की तरफ से और दे सकते हैं अपनी माँ को एक तोहफा। तो अगर आप स्क्रीन पे दिए गए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत जाइए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एनरोल करिए। देश की सभी माँओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। Okay, so again, welcome all of you and welcome on test above. So अभी ESC का जैसे नोटिफिकेशन आया था 2-3 दिन पहले और हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन को कवर किया था। तो एक होता है मतलब कई सारे बच्चों में यार हम IAS की प्रिपरेशन क्यों करें, क्या मिलेगा हमें, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इस सेशन में आपको हम दें। एंड देखो मिलेगा क्या इस तो बाद में देखेंगे, पहले आपका निकालना जरूरी है, एग्जाम को निकलना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक सेशन अभी कंडक्ट किया था कि ESC का सिलेबस या ESC में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग छोटे छोटे सेशन लाते रहेंगे कि जिससे आपका थोड़ा मोटिवेशन बने IAS को लेके और आप IAS को प्लान करें। और मेरा हमेशा मानना ये रहता है कि यार कोई भी ऑप्शन आपको नेग्लेक्ट करके नहीं चलना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा समय लगता है गेट्स अगर आप देखोगे, और बाकी तो ऑलमोस्ट मोर एंड लेस पैटर्न जो है वो एक ही जैसा है, क्वेश्चन एक ही जैसे आते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आप डोमेन को बढ़ा के अगर आप पढ़ लोगे तो ऐसा नहीं है 10-15 दिन और उतना समय तो आप इधर उधर के कामों में निकाल देते हो, ठीक है। तो डेली रूटीन से अगर थोड़ा बहुत समय निकाल के आप ESC के नॉन टेक के जो 10 टॉपिक हैं, नॉन टेक तो क्या वो टेक टॉपिक ही हैं ऑलमोस्ट एक तरीके से, कहीं ना कहीं बीटेक में उनसे हम फैमिलियर रहते हैं, तो अगर वो कवर कर लेते हो तो IAS आपके लिए मुश्किल नहीं है। और उसके बाद फिर आपको समय मिल जाता है कन्वेंशनल के लिए, तो कन्वेंशनल की प्रैक्टिस फरवरी से लेकर जून के बीच में आप कर सकते हो। पहले से 2-3 सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, बाकी 2-3-4 आप उधर कर लीजिएगा। और 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं, 3 छोड़ने ही होते हैं, तो आप सब्जेक्ट को ही उठा के छोड़ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो या आप निकाल नहीं सकते हो, इसमें कोई 1% भी संदेह नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते हो। 100% आप कर सकते हो, बट डिपेंड ऑन यू कि आप कितना मोटिवेटेड हो, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक स्टूडेंट जो भी IAS निकालता है ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में या एक महीने में पढ़ के निकाल देता है। डेट विल रिक्वायर्ड 1 or 2 year यू कैन से हार्ड वर्क एज वेल एज वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग, और उसको एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप उस माइंड सेटअप के साथ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हो तो डेफिनेटली सक्सेस आप होगे। थोड़ा लेट होगा बट सक्सेस होगा, ठीक है, सक्सेस मिलेगा, थोड़ा लेट मिलेगा, तो उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए बस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा मतलब लिटिल बिट अबाउट द सैलरी। हालांकि सैलरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा ना बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है। वैसे भी IAS के लिए अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट मिलती है, इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए। सरकारी नौकरी है जो आपकी मतलब एक रिक्वायर्ड है, या फैमिली या सोसाइटी जो भी चाहिए वो एक स्टेटस आपको मिलता है, और स्टेटस तो ऐसा मिलता है कि आप पूछिए मत, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि लाइफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर एक बार आप ESC क्लियर कर लेते हो। सब कुछ का मतलब अब ऐसे नहीं कि आप डिमांड अपनी डिफरेंट तरीके से कुछ और ही बढ़ा के बोलो, बट एक लाइफ चलाने के लिए आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी कि आपको लाइफ टाइम इशू नहीं रहेगा। गवर्नमेंट जॉब है, प्रमोशन कैसे होता है, वर्क प्रोफाइल हमारी कैसे होती है, तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, सो दीज आर माई क्रेडेंशियल। ऑलरेडी आप लोगों को पता है पिछले 5-6 साल से मैं ऑनलाइन में भी एक्टिव हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया है।
तो बहुत सारे बच्चों को ये सब रट गया है कि मैं क्या हूँ और क्या है मेरा प्रोफाइल, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैकेनिकल का ईएससी मतलब ईएससी का पेपर या मैकेनिकल अगर देखोगे तो कंप्लीट भी आप देख सकते हो। तो वहाँ पर 2017 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था। ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपको बताया भी था कि अब 2 स्टेज में पेपर होता है, दैट इज स्टेज 1 एंड दैट स्टेज विल कॉल्ड द प्रीलिमिनरी स्टेज, ठीक है, या स्टेज 1 हम लोग इसको बोलते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नेचर का जो है वो पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है पेपर देखने को मिलता है। एंड सब्जेक्ट जो यहाँ पर हैं, देखो पहला जो है वो जनरल स्टडीज़ एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जो कि 2 घंटे का ड्यूरेशन होता है, 2 घंटे का ये ड्यूरेशन है और 200 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का होगा, ईच क्वेश्चन विल कैरी द 2 मार्क्स। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का होगा। सिमिलरली अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का ये पेपर होता है, 3 आवर्स का ये पेपर होता है एंड 300 मार्क्स का पेपर होता है। 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, 150, ठीक है। अगेन आप ये समझ लीजिए 150 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हमारा जो है वो 300 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होता है, 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का जो है ये आपका पेपर होता है, 300 मार्क्स का। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जीएस जनरल स्टडीज़ का जो पहला पेपर है एप्टीट्यूड, ये 2 आवर का पेपर है, 200 मार्क्स का पेपर होता है, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स कैरी करता है। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सेकंड का देखोगे तो 3 घंटे का पेपर होता है, 300 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चंस होते हैं और ये 300 नंबर का पेपर आपका बनता है। टोटल जो है ये 500 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है, टोटल जो ये 500 मार्क्स का पेपर होता है। एंड कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्टेज 2 फॉर क्वालिफाइंग द स्टेज 1, जब कैंडिडेट हमारा स्टेज 1 को क्वालिफाई करता है देन दे आर एलिजिबल फॉर द स्टेज 2, ठीक है। तो पहली स्टेज जो होती है ये प्रीलिमिनरी स्टेज होती है, ठीक है, प्रीलिम का पेपर होता है, प्रीलिमिनरी स्टेज होती है। और यहाँ पर जो पेपर का नेचर होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जीएस के टॉपिक होते हैं और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होता है, ड्यूरेशन 2 आवर एंड 200 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन पर कैरी 1 मार्क्स। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में देखोगे तो 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का पेपर, 150 क्वेश्चंस, और ये हमारा जो है 300 मार्क्स कैरी करता है। टोटल 500 मार्क्स में आपकी मेरिट बनती है, देन यू आर गोइंग टू क्वालिफाई बाय द स्टेज 2, सेकेंड स्टेज के लिए आप क्वालिफाई करते हो। सेकेंड अगर अपन बात करें तो सेकेंड स्टेज जो हमारा होता है दैट विल कॉल द मेन स्टेज, ये मेंस का स्टेज होता है। यहाँ पर सब्जेक्टिव या कन्वेंशनल नेचर का पेपर होता है, ठीक है, पेपर जो है ये कन्वेंशनल बोल सकते हो या सब्जेक्टिव नेचर का पेपर होता है, सब्जेक्टिव नेचर का जो है ये पेपर होता है यहाँ पर, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पेपर 1 जो है पेपर 1 3 आवर मार्क्स का होता है, ठीक है, एंड टोटल क्वेश्चन जो है ये आपके 8 होते हैं, 5 करने होते हैं। सेकेंड पेपर जो है पहले डिसिप्लिन से होता है, बट यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्शंस। सेक्शन 1 एंड 5 जो ये कंपलसरी है, जिसमें से आपको दिया जाएगा चॉइस कि 1 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। तो ये एक लिमिटेशन रहती है या एक कंडीशन रहती है एग्जाम में कि ये आपको फुलफिल करनी है, ये आपके लिए एक कंडीशन है या आपके लिए एक लिमिटेशन है जो आपको पूरी करनी है। उसके बाद सेकेंड डिसिप्लिन में ये 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 300 मार्क्स का 3 आवर का पेपर है। अगेन इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 करने होते हैं और ये दोनों पेपर 600 मार्क्स के टोटल होते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज जो होता है ये हमारा 200 मार्क्स का जो है ये हमारा पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन उससे पहले 1100 मार्क्स में आपका कट ऑफ बनता है स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को मिला के। उसके बाद 200 मार्क्स और ऐड किए जाते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी वहाँ पर डिज़ाइन होती है। एज और ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता ही है कि मिनिमम एज हमारी कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। एंड SC ST OBC एक सर्विसमैन PWD के लिए कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो आप साइट पे विजिट करके देख सकते हो www.upsconline.nic.in पे जाके। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 200 रुपीज़ का पेपर फॉर्म होता है आपका या फ़ी होती है,
और उसमें भी वोमेन कैंडिडेट के लिए SC ST एक्स सर्विसमैन एंड पर्सनालिटी विद डिसेबिलिटीज यानी PWD कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। BTech जो एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, परसेंटेज का है सच कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। और आप ये बोल सकते हो कि बहुत ही लो परसेंटेज पे भी मुझे लगता है शायद 45 से 50% होगा बी का मतलब जो ESC में चाहिए होता है शायद, और उतना नॉर्मल हर एक स्टूडेंट का बन ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद ये आता है कि यार देखो IAS ऑफिसर हम जॉब प्रोफाइल क्या मिलने वाली है या जॉब हमें कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब रफली ये समझ लीजिए कि सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग में आपकी जॉब लग सकती है, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज में लग सकती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO जो होता है। ठीक है, BRO की जॉब बढ़िया होती है, बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते हैं, बट अपने बहुत सारे स्टूडेंट BRO में हैं तो BRO की जॉब बहुत अच्छी है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज फॉर द रोड वाले में आ जा सकते हो। सेंट्रल वाटर CWC तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, CWE या CWC भी बोलते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन बोलते हैं, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो इसमें आप जा सकते हो, तो सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। डिफेंस सर्विसेज इंजीनियरिंग कॉर्प्स का जो होता है, ठीक है, देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें अच्छा खासा पोस्ट होता है, इसमें भी अपना एक बढ़िया स्टूडेंट है एंड दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट, या मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरे 12 साल के करियर में मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है, जिसने कॉलेज के साथ में IAS निकाला है, फाइनल ईयर के साथ, 4th ईयर के साथ जिसने अपना IAS निकाला, मनीष नाम का एक स्टूडेंट था भोपाल। ठीक है, बहुत ही सिंसियर बच्चा। ठीक है, अब उस लेवल का डेडिकेशन बच्चों में नहीं है। ठीक है, उस लेवल का डेडिकेशन बच्चों में नहीं रह गया है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन की वजह से डिफ्यूज हो गई हैं, मतलब ऑनलाइन की वजह से थोड़ी कम हो गई हैं। अब बच्चे टीचर को उतना रिस्पेक्ट भी नहीं, देखो रिस्पेक्ट तो नहीं चाहिए। ठीक है, आप अगर लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं और आप हमें कुछ बोल रहे हैं या कुछ डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं चलेगा, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड जो होता है वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज की डेट में स्टूडेंट की जो अप्रोच है, जो उसका एटीट्यूड है टुवार्ड द लर्निंग, टुवार्ड द टीचर या जो भी कुछ है, वो अच्छा नहीं है आजकल। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। और एक टीचर को देखो यार, मतलब मान लीजिए वो गला फाड़ के पढ़ा रहा है एंड अगर जेन्युइन टीचर है, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पैसन या XYZ, क्योंकि अल्टीमेटली पैसन अगर है, ठीक है, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं बहुत पैशनेट हूँ, ये है वो है, अरे पैशनेट हो तो आप फ्री पढ़ाइए, कोई इशू नहीं है फिर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन पैसे से भी आता है। ठीक है, टीचिंग है, जॉब है, पैसा मिलता है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात। लेकिन एक अच्छे टीचर्स के लिए या एक अच्छे मतलब उसके लिए आप ये समझ लीजिए कलाकार है कोई, ठीक है, मान लीजिए लेट्स से कोई एक जादू दिखा रहा है तो, या कोई मतलब संगीतकार है, तो उसको पैसा तो नो डाउट मिलता है, लेकिन अगर सामने बैठी हुई महफिल या बैठे हुए लोग अगर उसकी तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, तो उससे एकदम मज़ा आता है, एकदम अलग ही माहौल बन जाता है फिर। तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी अलग से, मतलब अंदर से लगता है कि एनर्जी बढ़ रही है या एनर्जी कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है। तो वो आप भी फील कर सकते हो कि अगर आपके काम को कोई अप्रिसिएट करता है तो आपको काम करने में मन लगता है। बट अगर वही कहीं पर आपके काम को कोई अप्रिसिएट ना करे, कोई रिकॉग्नाइज ना करे, तो कहीं ना कहीं फिर उस काम को लेके आपके मन में डायलेमा होता है, या उस एनर्जी या उस एफर्ट के साथ आप जो है उस काम को नहीं कर पाते हो। तो जस्ट लाइक टीचिंग भी वैसे ही है, अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है और उसका बढ़िया रैंक आता है एंड देख कैन से कि सर आपकी वजह से आपसे पढ़े हैं एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन विद दिस रैंक, ठीक है, तो वो एक जो फील फैक्टर होता है ना, वो एक टीचर के अलावा कोई नहीं बता सकता है आपको। ठीक है, वो वही समझ सकता है जो एक जेन्युइन टीचर है, और वो प्रॉपर तरीके से, मतलब मैं ये बोलूँगा कि होना भी चाहिए। तो इतना तो रिस्पेक्ट बनता है आज के जो स्टूडेंट की कम्युनिटी है, इतना तो अच्छा बहुत सारे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारे उल्टे सीधे लोग भी हैं टीचर कम्युनिटी में भी हैं, तो उसके लिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ यार कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। 99% लोग अच्छे हैं, एक आध परसेंट लोगों की वजह से आप 99% लोगों को नहीं बोल सकते हो। ठीक है, और बहुत सारा टीचर अच्छा है, वो एफर्ट दे रहा है आपके लिए, कंटेंट तैयार करता है बैक एंड पे, ठीक है, मेहनत करता है और आपको डिलीवर्ड करता है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे इवन।
तो जो भी टीचर इतना मेहनत कर रहा है वो रेस्पेक्ट के लायक है, उसको रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि तभी आप सक्सेस होगे। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आप जा सकते हो, इंडियन आर्मी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, तो MES में आप देख सकते हो। फिर इंडियन नेवी आर्ममेंट एंड सर्विसेज में मिलता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी बहुत सारे लोग जाते हैं, कई सारे मेरे दोस्त भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। इंडियन रेलवे, इंडियन सप्लाई, देखो इंडियन रेलवे का यार कुछ अभी सीन क्लियर नहीं हो रहा है, ये IRMS से होना था, ये IRMS से होना था, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दे आर सेइंग डैट कि ये सिविल सर्विसेज से होगा, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज से होगा, ये सिविल सर्विसेज से होगा, बट ये कब होगा, कैसे होगा, इसमें कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद फिर इंडियन सप्लाई सर्विसेज में जा सकते हो, इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज में, टेलीकॉम मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ज़्यादा है, मतलब उन्हीं के लिए मेनली है, तो टेलीकॉम सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सबसे टॉप पीरियोरिटी रहती है, ठीक है, टॉप पीरियोरिटी रहती है ये। चलिए अब देखो सैलरी का जो स्ट्रक्चर रहता है ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो एक क्लास 1 ऑफिसर का रहता है, ठीक है, क्लास 1 ऑफिसर का रैंक, लेबल, टाइम फ्रेम जो भी है, ग्रेड पे जो रहता है एंड पे स्केल। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे जूनियर लेवल पे INR ये आपको मिलता है, और रेंज हमारी सैलरी की ये वैरी करती है, ठीक है, ये सैलरी की रेंज वैरी करती है, बस इसके लिए मत जाइए, ये बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, एकदम चिल माहौल रहता है, ठीक है, काम करने में आपको मज़ा आएगा, आपको पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, पैसे की दिक्कत मतलब आप गलत तरीके से उसको मत समझिएगा, जो गवर्नमेंट देती है पैसे उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई आपको काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप इतना एजुकेट होके जाते हो, ठीक है, कोशिश करिए कि जहाँ तक हो सके, ठीक है, जो भी सैलरी आपको मिल रही है उसी में आप मैनेज करिए, और इतना भी ये बहुत है, बहुत गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है, बहुत सारा अमाउंट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं HRA, और ये बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, उतना ही आप यूज़ नहीं कर पाओगे तो फिर क्या है का मतलब, कभी कभी न्यूज़ में आ जाता है ये भाई साहब वैसे पकड़े गए वो वहाँ, ठीक है, अब वो एथिक्स पर डिपेंड करता है, आप इतना पढ़ लिख के जाते हो फिर भी ये काम करते हो तो गड़बड़ है फिर, ठीक है, आपकी पढ़ाई में गड़बड़ है, आपने गलत तरीके से पढ़ा है फिर, ठीक है। 5 to 6 ईयर देखोगे तो ये आपका स्केल होगा। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेड जो होता है आफ्टर 10 ईयर कंप्लीटिंग ऑफ द सर्विसेज, ये आपका ग्रेड पे हो जाता है ना, पे के लिए आपकी बन जाती है। उसके बाद अलग अलग लेवल पे आप जाते जाओगे तो आपका फिक्स हो जाता है उसके बाद, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये एक्चुअल सीन आपकी क्लियर करता है कि ग्रेड पे आपका ये है, ठीक है, सिटीज के अकॉर्डिंग, देन बेसिक पे, नेट बेसिक पे, हाउस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट, डीए जो मिलता है, IS ग्रॉस सैलरी, IS डिडक्शन, IS इन हैंड। तो ये पुरानी सैलरीज है, इसमें मत जाइएगा, ये पुरानी सैलरीज है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मेट्रोपोलिस में रहने का जो और भी ऑप्शन मिलते हैं, सिटी A सिटी B, तो ये पुरानी सैलरी आप मान के चलिए एटलीस्ट मुझे लगता है 1 लाख के आसपास तो आता ही है मिनिमम ज्वाइनिंग के समय पे, जहाँ तक मुझे आइडिया है 1 लाख के आसपास ज्वाइनिंग के समय आता है, अचारे उचारे मिला के, और इतना मोर देन सफिशिएंट है। पर उसके बाद और भी बहुत सारी देखो फैसिलिटीज़ होती हैं। देखो यहीं पर मान लीजिए कोई प्राइवेट में बंदा है, ठीक है, वो जॉब कर रहा है और 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, 1.5 लाख कमा रहा है, और IS में आपको 1 लाख मिल रहा है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ आपको उससे बहुत आगे ले जाती हैं। मतलब ये फैसिलिटीज़ आप मान के चलिए 1.5 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाती है प्राइवेट के। तो ये फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट बियर करती है, इनका एक्सपेंसेस बियर करती है, ये आप ही लोगों के लिए है, ठीक है, और गवर्नमेंट ये पे करती है ऑन द बिहाफ ऑफ यू, ठीक है, आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट ये जो है ये पैसा ऑर्गेनाइजेशन को जैसे पे करती है। जैसे ऑफिशियल व्हीकल आपको मिल जाएगी, तो गाड़ी की ज़रूरत नहीं है आपको, पर्सनल असिस्टेंट मिल जाएगा, देखो कितनी बड़ी बात है, जो प्राइवेट में कभी आपको नहीं मिलेगा। CGS मेडिकल फैसिलिटीज जो मिलती है, कैशलेस फैसिलिटी ये होती है, ठीक है। बहुत सारे हमारे दोस्त या स्टूडेंट हैं अपोलो में दांत की दवाई लेने जाते हैं, ठीक है, अपोलो में जाके दांत साफ करवाते हैं। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, सभी नहीं करते होंगे, बट जो भी। तो अब बताइए अपोलो में ऐसे जाने में डर लगता है कि पता नहीं आज जाएंगे और कितना बिल बनेगा। एंड दिस जॉब हैव यू गिव द परमिशन, मतलब एक आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हो, ठीक है। तो ये कैशलेस टाइप का होता है। बाकी इनके नॉर्म्स हैं वो मुझे डिटेल में सारे नहीं पता हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट जो थोड़ा बहुत बाहर से दिखता है या बाहर से पता चलता है उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपको मेडिकल में भी कोई परेशानी नहीं होती है, मैक्सिमम फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं।
उसके बाद जो पीएफ होता है, पीएफ कटता है, जितना आपकी सैलरी से कटता है उतना ही गवर्नमेंट और डिपॉजिट करवाती है। ठीक है, इनकैशमेंट लीव जो होती हैं, लीव बहुत सारी छुट्टियाँ बहुत सारी मिल जाती हैं। ग्रेचुइटी जो आपकी होती है, डोमेस्टिक सर्वेंट मिलता है, ड्राइवर मिलता है। देखो ये सारी चीज़ें अगर आप रखोगे ना तो आपका ऑलरेडी, मान लो आपने गाड़ी खरीद ली 15,000 रुपये, उसकी किस्त आ रही है, आपने एक ड्राइवर रखा, इसका 15,000 रुपये सैलरी हो गया, एक डोमेस्टिक सर्वेंट रखा, इसका 10,000 रुपये सैलरी हो गया। अब देखिए कितना हो गया, 40,000 तो यही जोड़ लो, प्रोविडेंट फंड जोड़ लो, मेडिकल फैसिलिटीज जोड़ लो, पर्सनल असिस्टेंट जोड़ लो, ये तो कम से कम ये मान के चलिए कि ये 1 लाख के आसपास तो आपको ये फैसिलिटी ये मिल जाती है, 1 लाख के आसपास। वीआईपी फैसिलिटी, क्लास 1 ऑफिसर जो आपको फील होता है। ठीक है, और आपके अंडर इतने सारे स्टाफ होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं जो डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो एक मतलब अलग ही फील आता है, अलग ही फील। जिस गाड़ी से आप चल रहे हो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, कितने भी बड़े आदमी बन जाइए, लेकिन आप अपनी गाड़ी में, अपनी मर्सिडीज़ में, BMW में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेड प्लेट आप नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगा सकते। दिस इज़ द पावर। एक चैम्बर मिलता है, एक कैबिन मिलता है। ठीक है, एक IAS ऑफिसर का उस चैम्बर और कैबिन में जाने में परमिशन जो मिलती है, या जो आपको वो स्टेटस मिलता है वहाँ पे, कितना भी पैसा मिल जाए वो स्टेटस आपको नहीं मिल पाता है। एक सोसाइटी में, एक समाज में जो आपको रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है, जो आसपास के लोगों में जो आपका गुडविल होता है, ये गुडविल कभी पैसा से नहीं आ सकता है। क्योंकि पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास है। ठीक है, पैसा एक बिजनेसमैन होगा, या एक मान लीजिए होटल चला रहा होगा, या रेस्टोरेंट खोल रखा होगा, या दुकान होगी, वो भी पैसा कमा रहा होगा, बड़ी दुकान है, मान लीजिए करोड़ों कमा रहा है। ठीक है, लेकिन वो स्टेटस या वो जो वैल्यू आपको मिलेगी सोसाइटी में या आसपास के लोगों में, एक शिक्षित समाज जो होगा, और आसपास जो आप अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे वो एजुकेटेड लोगों का, वो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसको पैसे से कंपेयर मत करिए कि सर इतनी सैलरी है, इतना कम है, या जो भी है। बहुत ज़्यादा अमाउंट आपको मिलता है और एक अलग तरीके की आपकी फीलिंग डेवलप होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करी जाए तो ज़्यादा सही है, बिकॉज पहले टारगेट अपना ये होना चाहिए कि अपने को बेस्ट अपना एफर्ट देना है, प्रिपरेशन करना है, एंड देन आफ्टर दैट ज्वाइनिंग के बाद जो होगा वो हम देखेंगे। वो सब बात की बातें होती हैं। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे मेहनत करना IAS में और टॉप 10 में रैंक लेके आना है। कई सारे लोग बोलेंगे यार IAS में अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। बिल्कुल भैया कम है, लेकिन आप ये सब मत सोचिए, आप अपनी मेहनत करिए। कम सबके लिए हैं, आपके लिए अकेले कम नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि थोड़ा सिलेक्शन का रेशियो कम रहेगा, चांसेस कम होते जाएंगे नंबर ऑफ सीटें अगर कम होंगी तो, लेकिन बढ़ रही हैं धीरे धीरे, कुछ कुछ सीटें बढ़ रही हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल ख़त्म है, तो उसको आप निगेटिव तरीके से मत लीजिए। ठीक है, अब जिसकी AIR 1 आती है, अगर वो सोच लेता कि नंबर ऑफ सीटें कम हैं तो उसका कभी AIR 1 नहीं आता। उसका टारगेट ही है कि मुझे टॉप 10 में या AIR 1 लेके आना है एनी हाउ, तो उसको मतलब ही नहीं है 50 सीटें हैं, 70 सीटें हैं। तो वैसा जब तक आपके अंदर मतलब एक डेवलपमेंट नहीं होगा या वो अप्रोच के साथ आप नहीं जाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो मैं यही बोलूँगा यार, अपना बेस्ट दीजिए। और IAS का अभी नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म आने वाला है, प्रिपरेशन करिए। 8 to 9 मंथ अपने पास अवेलेबल हैं, बढ़िया दम लगा के मेहनत करिए और एक IAS ऑफिसर बनिए। ठीक है, अपने लिए बनिए, अपने पेरेंट्स के लिए बनिए, अपनी सोसाइटी के लिए, और लोगों को मतलब एक स्टोरी दीजिए आपकी, जो आप लोग बोलें आपके बारे में। ठीक है, चलिए, तो इसी पॉजिटिव उसके साथ अपन थॉट के साथ अपन सेशन को एंड करते हैं। मिलते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे सेशंस में। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि अभी हमारी सेल चल रही है मदर डे के ओकेजन पे, सेल चल रहा है, सेल। ठीक है, और ये सेल जो है ये 13th 14th मई को है, 13th and 14th मई को है, जिसमें ह्यूज डिस्काउंट आपको मिल रहा है, ह्यूज डिस्काउंट। तो जाइए साइट पे विजिट करिए, एंड फर्दर उस पर और डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप यूज़ करते हो कोड अमित, यू गेट एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट। तो जाइए और यूज करिए कोड अमित, और मिलते हैं पेड बैचेस में। ओके, थैंक यू।